ठीक है, तो आइए आज इस विषय की गहराई में चलते हैं। हम सभी ने जीवन में कभी ना कभी एक खास स्थिति का अनुभव जरूर किया है। मान लीजिए किसी के पास एक एकदम नया, बहुत ही महंगा और बेहतरीन चलने वाला स्मार्टफोन है। शुरुआत में वो बहुत तेज चलता है। हाँ, बिल्कुल मक्खन की तरह। बिल्कुल। लेकिन अचानक कुछ महीनों बाद वो बिना किसी स्पष्ट कारण के बहुत धीमा हो जाता है। बैटरी बिना इस्तेमाल किए ही तेजी से खत्म होने लगती है। फोन हर समय गर्म रहने लगता है। इंसान परेशान हो जाता है कि आखिर समस्या कहाँ है, क्योंकि उसने तो कोई नया भारी ऐप भी डाउनलोड नहीं किया है। सही कहा। और फिर जब हार मानकर सिस्टम की सेटिंग्स में जाकर बैटरी का इस्तेमाल चेक किया जाता है तो एक बहुत ही अजीब बात पता चलती है। हाँ, वो बैकग्राउंड वाली चीज। एग्जैक्टली। बैकग्राउंड में कोई बहुत ही पुराना अनावश्यक सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा होता है। एक ऐसा सिस्टम प्रोसेस जिसका वर्तमान ऐप से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो लगातार काम कर रहा है और फ़ोन की सारी ऊर्जा चूस रहा है। बस यही वो सटीक उदाहरण है जिससे हम आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत कर सकते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो हमारे दिमाग के अंदर चलने वाला बिल्कुल उसी आउटडेटेड बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर की तरह है, जो लगातार हमारी ऊर्जा खत्म कर रहा है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं आत्मसंदेह की, यानी सेल्फ डाउट। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जिसमें मनोविज्ञान की शोध, तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस के डेटा और एक पॉलीमैथ के विश्लेषणात्मक नोट्स शामिल हैं, तो इन सभी को मिलाकर इस विस्तृत चर्चा का एक ही मिशन है। और वो मिशन क्या है? यह समझना कि आत्मसंदेह असल में किसी इंसान की अक्षमता या विफलता का प्रमाण नहीं है। मतलब यह सिर्फ मस्तिष्क का एक पुराना सुरक्षा तंत्र है जो आज के युग में अप्रासंगिक हो चुका है। देखिए, अगर हम इस सुरक्षा तंत्र को इसके ऐतिहासिक और विकासात्मक दृष्टिकोण यानी एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो ये पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हमारे पूर्वजों के लिए ये आत्मसंदेह कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था। अच्छा, तो वो क्या था? वो पूरी तरह से एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था, मतलब जिंदा बचने का एक तरीका। हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा जो हमारी भावनाओं और मूल प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है, जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, वो किसी भी नई परिस्थिति को देखकर तुरंत सतर्क हो जाता है। ओह, मतलब ये वही हिस्सा है जो प्राचीन काल में इंसानों को ये सोचने पर मजबूर करता था कि उस झाड़ी के हिलने के पीछे कोई जंगली जानवर हो सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। प्राचीन काल में जब मनुष्य जंगलों में रहते थे तब हर नई और अपरिचित चीज का मतलब मौत हो सकता था। हाँ, वो तो है। अगर वे किसी नई आवाज को सुनकर संदेह नहीं करते और भागते नहीं तो वो किसी शिकारी जानवर का भोजन बन जाते। इसलिए लिम्बिक सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया कि वो हर अज्ञात चीज को खतरे के रूप में देखे। लेकिन समस्या ये है कि आज की दुनिया तो बहुत बदल गई है। बिल्कुल बदल गई है। जब कोई व्यक्ति ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने के लिए खड़ा होता है या कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोचता है तो वहाँ कोई जंगली जानवर हमला करने नहीं आ रहा होता है। सही बात है। और यहीं पे वो पुराना सॉफ्टवेयर काम खराब करता है। ये बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। हम एक आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हमारे सामने जो लक्ष्य हैं वे हमारी प्रगति के लिए हैं, लेकिन हमारा लिम्बिक सिस्टम अभी भी उसी पाषाण युग के सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। वो एक साधारण से ईमेल को भी जीवन और मृत्यु का सवाल मान लेता है। और यही उसका काम है। तो जब ये लिम्बिक सिस्टम सक्रिय होता है, मेरा मतलब है जब इंसान खुद पर शक करता है, तो शरीर के अंदर जैविक रूप से क्या प्रक्रिया चल रही होती है? देखिए, ये एक पूरी रासायनिक श्रृंखला है। जब मस्तिष्क किसी नई चुनौती को देखता है और संदेह पैदा करता है तो वो तुरंत एक अलार्म बजा देता है। इस अलार्म के बजते ही कॉर्टिसोल नाम का एक तनाव हार्मोन भारी मात्रा में रिलीज होने लगता है। कॉर्टिसोल, हाँ, इसके बारे में काफी सुना है। हाँ, ये कॉर्टिसोल रक्त में घुलकर पूरे शरीर में फैल जाता है और इसका सबसे बड़ा प्रभाव मस्तिष्क के उस हिस्से पर पड़ता है जो तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार है। मतलब लॉजिक वाला हिस्सा। जी, ये रसायन हमारी तार्किक निर्णय लेने की क्षमता को पूरी तरह से धुंधला कर देता है। रक्त का प्रवाह तार्किक हिस्से से हटकर मांसपेशियों की ओर चला जाता है ताकि इंसान लड़ सके या भाग सके। वेट रुको, मुझे यहाँ थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। अगर आत्मसंदेह केवल कॉर्टिसोल के बहने जैसी एक रासायनिक प्रक्रिया है तो क्या हम अपनी ही बायोलॉजी के गुलाम बन गए हैं? ये बहुत लोग सोचते हैं। ये तो बहुत निराशाजनक विचार है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब भी कोई इंसान कुछ नया और बड़ा करने की कोशिश करेगा तो उसका अपना ही शरीर उसे धोखा देगा और उसे डराकर रोक देगा।
क्या हम इस जैविक प्रक्रिया के सामने बेबस हैं? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन सबसे राहत देने वाली बात यह है कि हम बिल्कुल भी अपनी बायोलॉजी के बंधक नहीं हैं। सच में? हाँ, हमारा मस्तिष्क कोई स्थिर संरचना नहीं है जिसे बदला ना जा सके। यहीं पर तंत्रिका विज्ञान की एक बहुत ही क्रांतिकारी अवधारणा सामने आती है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी? बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारा दिमाग अपने भौतिक आकार और अपने अंदर के रास्तों को हमारे विचारों और अनुभवों के आधार पर बदल सकता है। यानी हमारे विचार हमारे दिमाग की बनावट को बदल सकते हैं? 100%। मशहूर मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा का सेल्फ एफिकेसी सिद्धांत इसे और स्पष्ट करता है। ये सिद्धांत बताता है कि इंसान अपनी क्षमताओं के बारे में जो विश्वास रखता है, वो सीधा उसके प्रदर्शन को तय करता है। तो अगर कोई नेगेटिव सोच रहा है तो उसका असर सीधा परफॉर्मेंस पर पड़ेगा? बिल्कुल। जब कोई ये सोचना शुरू करता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क, विश्लेषण और समस्या समाधान का केंद्र है, वो धीमा पड़ने लगता है। बाप रे। और जैसे ही ये तार्किक केंद्र धीमा होता है, वैसे ही अमिगडाला, जो हमारे डर और घबराहट का मुख्य अलार्म सिस्टम है, वो पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। ये तो डरावना है। मतलब जैसे ही कोई व्यक्ति खुद से नकारात्मक बातें करता है, वो सचमुच अपने दिमाग के उस हिस्से को सुला देता है जो उसे समाधान दे सकता था, और घबराहट को हावी होने का मौका दे देता है। अगर हम इस न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, तो इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी के बारे में सोच रही थी। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि इंसान का मस्तिष्क एक बहुत ही घने अनछुए जंगल की तरह है। ये एक शानदार तुलना है। इस घने जंगल में हर एक विचार एक नए कदम की तरह है। हाँ, और जब कोई इंसान पहली बार खुद पर संदेह करता है, तो वो उस घने जंगल की झाड़ियों के बीच से एक नया रास्ता बनाता है, जिसे विज्ञान की भाषा में सिनेप्टिक कनेक्शंस का जुड़ना कहते हैं। बिल्कुल। अब अगर वो व्यक्ति बार बार खुद पर शक करता है, बार बार सोचता है कि वो किसी काम के लायक नहीं है, तो वो उसी जंगल के रास्ते पर बार बार चल रहा है। सही कहा। और हम जानते हैं कि जिस कच्ची पगडंडी पर सबसे ज्यादा चला जाता है, वहाँ की झाड़ियाँ हमेशा के लिए दब जाती है। कुछ समय बाद वो पगडंडी पक्का रास्ता बन जाती है और फिर एक चौड़ा हाईवे बन जाती है। और यही वो बिंदु है जहाँ नकारात्मक सोचना एक आदत बन जाता है। इंसान को संदेह करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप होने लगता है, क्योंकि मस्तिष्क ने उस संदेह के हाईवे को सबसे आसान रास्ता मान लिया है। वाओ। एक पुरानी कहावत है न्यूरोसाइंस में, न्यूरॉन्स जो एक साथ फायर होते हैं, वे एक साथ वायर हो जाते हैं। अगर दिमाग में इस तरह के हाईवेज इतनी आसानी से बन जाते हैं, तो तार्किक रूप से देखा जाए तो जो लोग बहुत होशियार हैं, जो अपने जीवन में बहुत सफल हैं, उन्हें तो अब तक आत्मविश्वास का हाईवे बना लेना चाहिए था। लॉजिकली तो ऐसा ही लगता है। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। सबसे ज्यादा सफल और बुद्धिमान लोग ही इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार क्यों होते हैं? ये मनोवैज्ञानिक जाल कैसे काम करता है? इम्पोस्टर सिंड्रोम सच में मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही अजीब पहलू है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां उच्च उपलब्धियां हासिल करने वाले लोग भीतर ही भीतर ये डर महसूस करते हैं कि वे एक धोखेबाज हैं। उन्हें लगता है कोई उन्हें पकड़ लेगा। हाँ, उन्हें लगता है कि उनकी सारी सफलता केवल किस्मत का खेल है और एक न एक दिन सब जान जाएंगे कि उनमें कोई असली काबिलियत नहीं है। इस भावना को आज के डिजिटल युग ने और भी बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया की वजह से। बिल्कुल। सोशल कंपैरिजन थ्योरी के अनुसार आज हर इंसान अपने संघर्षों और अपनी कमियों की तुलना दूसरों के परफेक्ट जीवन से कर रहा है, जो इंटरनेट पर दिखाया जाता है। वो जीवन जो पूरी तरह से एडिट किया हुआ और फिल्टर लगा हुआ होता है। सही कहा। हम दूसरों के हाईलाइट रील की तुलना अपने बिहाइंड द सीन्स से करते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। और यहीं पर एक पॉलीमैथ का दृष्टिकोण समझना जरूरी हो जाता है। जब कोई व्यक्ति बहुत सी अलग अलग चीजों का गहरा ज्ञान रखता है, तो वो समझता है कि सीखने की कोई सीमा नहीं है। मनोविज्ञान में एक बहुत ही रोचक सिद्धांत है जिसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। क्या ये वही सिद्धांत है जो बताता है कि इंटरनेट पर अक्सर ऐसे लोग क्यों मिलते हैं जिन्होंने किसी विषय पर सिर्फ 5 मिनट का वीडियो देखा होता है, लेकिन वे पूरी दुनिया के सामने खुद को उस विषय का सबसे बड़ा विशेषज्ञ मानते हैं? बिल्कुल। डनिंग क्रूगर इफेक्ट यही समझाता है कि जिन लोगों के पास जानकारी कम होती है, वे अपनी क्षमताओं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। वो आत्मविश्वास से भरे होते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि उन्हें कितना कुछ नहीं पता है। उनकी अज्ञानता ही उनका आत्मविश्वास बन जाती है। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग सच में बुद्धिमान और अनुभवी होते हैं, उन्हें पता होता है कि दुनिया कितनी जटिल है और अभी सीखने के लिए कितना कुछ बाकी है।
इसलिए बुद्धिमान लोगों में आत्मसंदेह हमेशा अधिक होता है। तो परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं है। पूर्णता यानी परफेक्शन पूरी तरह से एक मिथक है। कोई भी कभी परफेक्ट नहीं होता। हर विशेषज्ञ ने कभी न कभी डर के साथ ही शुरुआत की थी। तो ये बात तो साफ है कि आत्मसंदेह होना ये साबित नहीं करता कि कोई इंसान बेवकूफ है, बल्कि ये साबित करता है कि उसे अपनी सीमाओं का ज्ञान है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। हाँ, अगर किसी ने अपने दिमाग में उस संदेह के चौड़े हाईवे का निर्माण कर लिया है, तो उस हाईवे को नष्ट करके आत्मविश्वास का नया रास्ता कैसे बनाया जाए? इसका जवाब जीव विज्ञान और व्यवहार मनोविज्ञान के संगम में छिपा है। संदेह के इस पुराने चक्र को तोड़ने के लिए मस्तिष्क को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की आवश्यकता होती है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट? हाँ, विचार से एक्शन तक जाने की प्रक्रिया में मस्तिष्क को यह साबित करना होता है कि वो सुरक्षित है और सक्षम है। जब इंसान छोटे छोटे हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य तय करता है और उन्हें पूरा करता है, तो उसका मस्तिष्क इनाम के रूप में डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन यानी वो रसायन जो हमें जीत का, खुशी का और संतुष्टि का एहसास कराता है। हाँ, और ये सिर्फ खुशी नहीं देता, बल्कि ये डोपामाइन मस्तिष्क में एक गोंद की तरह काम करता है, जो नए आत्मविश्वास वाले न्यूरल पाथवे को मजबूत करता है। अच्छा, तो ये रास्तों को पक्का करता है? बिल्कुल। जितनी बार इंसान छोटा कदम उठाता है, उतनी बार डोपामाइन रिलीज होता है और धीरे धीरे डर वाला हाईवे टूटकर आत्मविश्वास का नया रास्ता बनने लगता है। डर के बारे में सबसे बड़ा सच ये है कि ये केवल सोचने से बढ़ता है। ये बहुत ही सटीक बात है। अगर कोई इंसान बस एक जगह बैठकर ये सोचता रहे कि कोई काम कितना मुश्किल है, तो वो काम दिमाग में एक पहाड़ बन जाएगा। और एक्शन लेने से? जैसे ही एक्शन लिया जाता है, जैसे ही काम शुरू होता है, तो वो पहाड़ कंकड़ में बदल जाता है। एक्शन से स्पष्टता आती है। इस संदर्भ में मुझे स्रोतों से एक बहुत ही शानदार और व्यावहारिक समाधान मिला है। कौन सा समाधान? एविडेंस जर्नल। ये मूल रूप से अपनी छोटी से छोटी सफलताओं और उपलब्धियों को एक जगह लिखने की आदत है। अगर मैं इसे एक अदालत की कार्यवाही से जोड़कर देखूं, तो ये बहुत रोचक हो जाता है। अदालत की कार्यवाही? ये रूपक बहुत दिलचस्प लग रहा है, बताइए कैसे? देखिए, हम सभी के अंदर एक आंतरिक आलोचक या इनर क्रिटिक बैठा है। ये आलोचक उस अभियोजक या सरकारी वकील की तरह है जो लगातार बिना किसी ठोस आधार के इंसान पर आरोप लगाता रहता है। हाँ, जो हमेशा कमियां निकालता है। बिल्कुल। वो चीख चीख कर कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे ये कभी नहीं होगा, तुम्हारी पिछली सफलता सिर्फ एक तुक्का थी। अब अगर इंसान के पास अपना बचाव करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो इन आरोपों को सच मान लेता है। सही बात है। लेकिन ये एविडेंस जर्नल बचाव पक्ष के एक बहुत ही शांत और होशियार वकील की तरह है, जिसने सारे सबूतों की एक मजबूत फाइल तैयार कर रखी है। और जब वो आंतरिक आलोचक चीखता है, तो यह जर्नल तथ्यों के साथ उसका सामना करता है। एग्जैक्टली। जब अंदर से आवाज आती है कि इंसान अक्षम है, तो वो जर्नल, वो होशियार वकील शांति से अपनी फाइल खोलता है और सबूत पेश करता है। जैसे क्या? जैसे कि वो कहता है, रुको, पिछले महीने हमने वो सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट समय से पहले खत्म किया था। कल हमने वो नई तकनीक सीखी थी जो हमें बिल्कुल नहीं आती थी। ये रहे लिखित सबूत। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारा तार्किक मस्तिष्क इन ठोस और लिखित सबूतों को नकार नहीं सकता। और आलोचक को शांत होना ही पड़ता है। बिल्कुल। ये खुद के दिमाग के झूठ को पकड़ने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। और ये हमें एक और बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक अभ्यास की ओर ले जाता है कि इंसान अकेले में खुद से बात कैसे करता है। हम अपने ही विचारों में अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। सेल्फ टॉक। हाँ, मनोविज्ञान थर्ड पर्सन सेल्फ टॉक का अभ्यास करने की जोरदार वकालत करता है। खुद को तीसरे व्यक्ति की तरह संबोधित करना। ये काम कैसे करता है? इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति मुश्किल में हो या तनाव में हो, तो उसे मैं ये नहीं कर सकता सोचने के बजाय खुद को अपने नाम से संबोधित करते हुए बात करनी चाहिए। अच्छा, मतलब अपना नाम लेकर बात करना। जी, उसे खुद से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे वो किसी बहुत ही करीबी और परेशान मित्र को सलाह दे रहा हो। हम अक्सर अपने दोस्तों के प्रति बहुत दयालु, समझदार और क्षमाशील होते हैं। अगर कोई दोस्त गलती करता है तो हम उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर होगा। लेकिन जब बात खुद की आती है, तो इंसान खुद का सबसे क्रूर तानाशाह बन जाता है। बिल्कुल सही। हम खुद को उन छोटी गलतियों के लिए सजा देते हैं जिनके लिए हम दूसरों को तुरंत माफ कर देते हैं। और इसीलिए ये तकनीक काम करती है। जब हम अपने नाम का उपयोग करके खुद से बात करते हैं,
तो विज्ञान बताता है कि इससे एक मनोवैज्ञानिक दूरी पैदा होती है जिसे साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं। और इस दूरी का क्या फायदा है? ये दूरी हमारे मस्तिष्क को भावनात्मक एमिगडाला से निकालकर वापस तार्किक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में धकेल देती है। इंसान चीजों को स्पष्टता से देख पाता है। एक पॉलीमैथ भी दुनिया को इसी नजरिए से देखता है। वो कैसे? वो किसी भी असफलता को अपनी पहचान या अपना चरित्र नहीं मानता। वो असफलता को केवल डेटा के रूप में देखता है। असफलता केवल डेटा है, ये नजरिया तो पूरी सोच ही बदल देता है। मतलब अगर कोई तरीका काम नहीं किया तो वो कोई अंतिम फैसला नहीं है कि इंसान अयोग्य है। बिल्कुल नहीं। वो बस एक न्यूट्रल जानकारी है, एक फीडबैक है जो बता रहा है कि अगली बार किसी अलग तरीके का इस्तेमाल करना है। एकदम सही। हम इस विस्तृत चर्चा के निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, और अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण से मुख्य बातें निकालें तो कुछ सिद्धांत बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाते हैं। पहली बात तो यही कि पूर्णता यानी परफेक्शन एक मृत अवस्था है। हाँ, डेड स्टेट है। अगर कोई चीज परफेक्ट है तो उसमें सुधार की या आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। जीवन का असली प्रभाव पूर्णता में नहीं बल्कि प्रगति में है। और दूसरा सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि आत्मविश्वास का अर्थ ये कतई नहीं है कि इंसान को डर लगना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आत्मविश्वास से भरे लोगों का लिम्बिक सिस्टम काम नहीं करता। तो फिर वो क्या है? आत्मविश्वास का असली अर्थ है डर के मौजूद होने को स्वीकार करना और उस डर के बावजूद भी आगे कदम बढ़ाने का साहस जुटाना। और सबसे जरूरी बात जो हमने आज समझी वो ये है कि आत्मसंदेह का होना ये नहीं दर्शाता कि इंसान कमजोर है या टूट गया है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि वो अपनी वर्तमान सीमाओं को चुनौती दे रहा है, अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकल रहा है। जो लोग कभी खुद पर शक नहीं करते वे अक्सर अपने जीवन में कभी कुछ नया नहीं सीखते और उनका विकास वहीं रुक जाता है। हमें ये भी हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे विचार कोई अटल वास्तविकता नहीं है। वे केवल हमारे मस्तिष्क द्वारा दिए गए सुझाव हैं, सिर्फ सजेशंस हैं। हाँ, अंततः आत्मविश्वास किसी काम को शुरू करने से पहले किसी जादू की तरह प्रकट नहीं होता, बल्कि ये एक्शन लेने के बाद का परिणाम है। ये पूरी चर्चा हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है। हमारी जो वो आंतरिक आलोचना है, हमारा वो इनर क्रिटिक जो लगातार हमें रोकता और टोकता है, वो असल में हमारा कोई दुश्मन या विलन नहीं है जिसे हमें हराना है। वो बस एक रक्षक है। हाँ, वो बस एक बहुत ही पुराना, थका हुआ और अति सतर्क रक्षक है जिसे अब हमारी अनुमति की आवश्यकता है। ये जानकारी चीजों को देखने का पूरा नजरिया बदल देती है। डर कोई कंक्रीट की दीवार नहीं है जो रास्ता रोक रही है, बल्कि ये सिर्फ एक फीडबैक लूप है। एकदम सही। ये बस हमारे शरीर का ये बताने का तरीका है कि सावधान रहो, हम कुछ नया कर रहे हैं, और हमें बस उसे ये जवाब देना है कि हाँ, मुझे पता है और हम सुरक्षित हैं। तो आज की इस चर्चा का अंत हम एक बहुत ही गहरे और प्रासंगिक विचार के साथ कर रहे हैं जो इस पूरे विषय पर सोचने का एक नया आयाम खोलता है। बताइए। जरा सोचिए, अगर मानव मस्तिष्क जैविक रूप से हमें हमेशा सुरक्षित, सतर्क और उसी आरामदायक दायरे में रखने के लिए, आत्मसंदेह और डर पैदा करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, तो मानव इतिहास की वे कौन सी सबसे बड़ी, सबसे साहसिक और दुनिया बदलने वाली उपलब्धियां होंगी जो केवल और केवल इसलिए संभव हो सकी क्योंकि किसी इंसान ने अपने ही मस्तिष्क के सबसे तेज बजते हुए चेतावनी संकेतों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का सचेत निर्णय लिया था। ये सोचने वाली बात है। आज हमारा मस्तिष्क हमें किस खतरे से बचा रहा है जो असल में हमारी सबसे बड़ी संभावना हो सकती है।